था रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कि आप आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन कैसे सीख कर सकते हो, जिसमें पहला सब सेक्शन था कि आपको रिटर्न में देनी होती है, एंड इन केस उसके साथ एक्सप्लेनेशन थी कि अगर आप रिटर्न में नहीं दे पाते, असमर्थ है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एपीआईओ पीआईओ की ड्यूटी बनती है आपको असिस्टेंस मिले कि जो आप ओरली डिक्टेट कर रहे हैं उसको राइटिंग फॉर्म में रिड्यूस करके देन आपकी आरटीआई लगाई जाए। देन सेकंड पॉइंट पे हमारा डिबेट थोड़ा सा मेरे को जो लगता है, और मैंने आपको बोला भी था कि बीइंग अपकमिंग फ्यूचर लॉयर्स, तो जरूरी कि लॉयर्स इंटरप्रेट करें। बहुत जगह आप पढ़ोगे लॉयर्स आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग न्यू लॉज, पार्लियामेंट को हेल्प भी करते हैं बहुत सारे न्यू लॉज लाने के लिए। तो सेकंड पॉइंट था हमारा कि जब आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाएंगे, यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन, आपको कोई रीजन नहीं देना होता आप ये आरटीआई क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल डिटेल्स एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी टू कॉन्टेक्टिंग हिम और साथ में जो पर्सनल डिटेल्स है वो देनी है आपको मिनिमल, जिससे आपको बस कांटेक्ट किया जा सके। जिस पे मोहित कह रहा था सर आप अगर हम रीजन ही बता देंगे हमको आरटीआई क्यों चाहिए तो मोस्टली आंसर्स नहीं आते। तो आई थिंक एक्सेप्शन होना चाहिए इसमें कि आपको कहाँ पे रीजन देना चाहिए, किस वे में रीजन आना चाहिए आपका। बिल्कुल ही रीजन नहीं देना मेरे को थोड़ा सा एप्ट नहीं लगता। चलो एनी विच वेज ये हमारे दो सबसेक्शन हुए थे 6 के। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 3 where we left yesterday. So where an application is made to public authority requesting for an information, जब पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, किसी के पास आती है एप्लीकेशन थ्रू वे ऑफ आरटीआई विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, दैट मीन्स आपने गलत एड्रेस पे पहुंचा दी, आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करा कि वो कौन सी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आता था डिपार्टमेंट जहां से भी आप लेना चाह रहे थे अपनी इंफॉर्मेशन। So when an application made to the public authority जिसके पास वो information नहीं है but it is held by another public authority, the subject matter which is more closely connected with the functions of another public authority, the public authority to which such application is made shall transfer the application or such part as may be appropriate to the other public authority and inform the applicant immediately about such transfer. तो सबसेक्शन 3 कह रहा है अगर आप बुद्धिजीवी हैं उसके बाद भी आपने रॉन्ग एड्रेस पे रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी को अपनी आरटीआई मार्क कर दी, देन ऑल्सो यू नीड नॉट वरी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी जिसको आपने आरटीआई ओरिजिनली भेजी थी, वो क्या करेगी, वो ट्रांसफर करेगी उस एप्लीकेशन को, या कोई पार्ट है कंप्लीट नहीं होनी वो एप्लीकेशन, मान लो 2 पब्लिक अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपने एक कोई भेज दी तो जो दूसरी का भी पार्ट था तो वो सेकंड पार्ट वाले को से भी इंफॉर्मेशन सीख करेगी कि आपसे भी एक ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो ये आरटीआई हमारे पास आई थी। सो दैट पब्लिक अथॉरिटी जिसको आपने ओरिजिनली सेंड करी थी आरटीआई, दैट विल ट्रांसफर योर एप्लीकेशन, वो ट्रांसफर करेगी कंप्लीट, अगर गलत आई हुई तो कंप्लीटली, या कोई पोर्शन या पार्ट आपने किसी और का भी पूछा होता तो पार्ट एंड पोर्शन टू द एप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी, जो उसको जवाब देने के लिए सही है पब्लिक अथॉरिटी है वहां पे ट्रांसफर की जाएगी। एंड साथ ही साथ ऑल्सो इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली अबाउट सच ट्रांसफर। एज सून एज उनको एप्लीकेशन मिलेगी और उनको लगता है कि ये तो कंप्लीटली किसी और डिपार्टमेंट ने जवाब देना था पब्लिक अथॉरिटी ने, या इसमें से आधा जवाब हमने देना था आधा उन्होंने देना था, तो जोन सी पब्लिक अथॉरिटी एप्ट है एप्रोप्रिएट है उसको बताएगी सेम पब्लिक अथॉरिटी जहां पे आपने लगा रखी है आरटीआई। एंड ऑल्सो इट विल इन्फॉर्म यू बीइंग द एप्लीकेंट कि हमने आपकी ट्रांसफर करी है आरटीआई, सिंस कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिक अथॉरिटी नहीं रखती इस चीज की, या जो आपने आरटीआई लगाई है ये हमारे एम्बिट में, ये अथॉरिटी के एम्बिट में ये सब चीजें नहीं होती। सो वी हैव मार्क्ड इट टू द और ट्रांसफर इट टू द प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटी जो कि इसको डील करेगी। नाउ इसी के साथ एक इन्होंने चीज लिखी है, प्रोवाइडेड दैट ट्रांसफर ऑन application pursuant to this subsection shall be made as soon as practicable but not in the case later than 5 days from the date of receipt of application। जब ये गलत पते पे आरटीआई पहुंच जाती है तो इन्होंने बोला है उसको ट्रांसफर करना और साथ ही साथ आपको बताने वाला प्रोसेस
जल्द से जल्द हो जाना चाहिए एंड इट शैल नॉट टेक मोर देन 5 days। जिस दिन पे रिसीव हो रही है पब्लिक अथॉरिटी पे एप्लीकेशन, तो वो उससे 5 दिन का ही समय मैक्सिमम लेगा, 5 दिन से ज्यादा का समय वो नहीं लेगा उसको प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करने में और आपको बताने में। अगर वो करते हैं ऐसा, then they'll be liable to, but obviously fine, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ आया जी आपको? इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यस सर। सेक्शन 6, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन कैसे सीख करोगे, जो भी आरटीआई लगाना चाहता है वो कैसे लगाएगा। तो पहली चीज तो रिटन फॉर्म की बात करी थी इन्होंने, रिक्वेस्ट राइटिंग फॉर्म में जाएगी टू सीपीआईओ एंड सीपीआईओ सेंटर का, एसपीआईओ स्टेट का एंड असिस्टेंट। जहां आप रिटर्न में नहीं दे पा रहे हो, असमर्थ हो, तो वहां पर असिस्टेंस मिलती है आपको उस चीज को रिटर्न में लाने के लिए। सेकंड पॉइंट का था कि कोई भी आपको रीजन नहीं देना है ना, और ना ही आपको कोई अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है इन द एंड ऑफ द आरटीआई। आपको सिर्फ मिनिमल सा अपना अपने बारे में बताना है, इतना कि जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके। इफ नॉट योर फोन नंबर देन योर ईमेल आईडी, इफ नॉट द ईमेल आईडी योर फोन नंबर, बस इतना ही, नेम और एक चीज जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके। तो दिस एंड थर्ड कहते हैं कि जब पीआईओ के पास गलत आ जाती है आरटीआई, गलत इन द सेंस ही इज नॉट डीलिंग इट, he is not the public authority which will be dealing with it, और parts उसके ऐसे हैं which will be dealt by some other public authority also, then duty है उस PIO की, उसको करेक्ट जगह पे ट्रांसफर करता है, वो करेक्ट पब्लिक अथॉरिटी पे भेजेगा। सेकेंडली साथ के साथ आपको बताएगा भी, और इस चीज के लिए बोल रहे हो मैक्सिमम 5 days लगने चाहिए उसको, नॉट मोर देन 5 days, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ये प्रोसेस करना होता है। नाउ नेक्स्ट मेजर सेक्शन जो आपका है जी, दैट इज सेक्शन 7, वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक ये दोनों सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। दिस इज डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। जब आरटीआई फाइनली करेक्ट पब्लिक अथॉरिटी पे पहुंच जाती है, करेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सब सेक्शन 3 कह रहे हैं कि अगर आपने एक एड्रेस पे भेज दी जिसके साथ दूसरा पब्लिक अथॉरिटी भी था इन्वॉल्व, तो वहां पर उसको भेजने के लिए भी बोला है कि वो जाएगी, ट्रांसफर ऑटोमेटिकली होगी, आपको इंटीमेट करेंगे और 5 दिन का समय। सो वंस योर आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रीचेस द परफेक्ट डेस्टिनेशन, नाउ सेक्शन 7 कम्स इनटू प्ले, जो है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। अब आप जो चीज पूछ रहे हैं उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है, तो बस आज हम इसको ही धीरे धीरे एक्सप्लेन करके, इसके 9 सबसेक्शन है, कंप्लीट करेंगे। सो वी विल बी डूइंग दिस सेक्शन ओनली। एग्जाम्पशंस वाला पार्ट अगर कब पाए तो कर लेंगे, नहीं तो वो भी बड़ा है तो उसको कल के लिए छोड़ेंगे। आई डोंट वांट के बीच में रहे ये चीज। सो लेट अस स्टार्ट 7 सबसेक्शन 1। दे आर सेइंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 5। 2 ऑफ 5 क्या है? 5 इज बेसिकली डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और 2 कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस आप पब्लिक अथॉरिटी विल डेजिग्नेट ऑफिसर विद इन 100 days at sub-divisional level and at other districts level। 1 था आपका सेंटर और स्टेट पे। तो ये कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, दैट इज बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ PIOs and APIOs, and subsection 6 of subsection 3 of section 6। 6 is basically जब आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं उनको फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन। तो पहली चीज तो इन्होंने डाली है 2 सिंपल सबसेक्शंस की, कि एक तो अपॉइंटमेंट है PIOs की एंड APIOs की। देन 6 का जो 3 है वो कहते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब यहाँ डिस्पोजल की बात अब शुरू होगी इसके बाद। सो द सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड द स्टेट एज द केस मे बी ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6, जो आपने पढ़ा रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन का, पीछे जो था रिक्वेस्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो जब भी इन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, APIOs, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIOs, इनके पास कोई भी रिसीट मतलब रिसीव होती है एप्लीकेशन, तो क्या करते हैं ये, एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड इन एनी केस विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और रिजेक्ट for any of the reasons specified under section 8 and 9. 8 and 9 is basically 8 is your exemption
कुछ आपने ऐसा मांग लिया एंड 9 इज बेसिकली रिजेक्शन का ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। सो सब सेक्शन 1 सिंपली ये कह रहा है, पहली चीज उसमें अपॉइंटमेंट हुई हुई है, सेकंड अपॉइंटमेंट जिन लोगों की होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउ केस स्टार्ट्स विद डिस्पोजल। कैसे होता है? पहली चीज ये कि जैसे ही एज सून एज दे गेट अ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इनका काम क्या कहता है? एक्सपीडिशियसली, मतलब क्विकली एज पॉसिबल वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू रिवर्ट बैक और गिव द इंफॉर्मेशन, जिसके लिए उसको टाइम दिया जा रहा है 30 डेज का। नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि इसमें प्लस माइनस होंगे आगे कई सर्कमस्टांसेस में। सो पीआईओ गेट्स 30 डेज ऑफ टाइम जब उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है। कब से 30 डेज का टाइम कैलकुलेट किया है? जब इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन रीच करती है टू अ सर्टेन पीआईओ। तो एज सून एज अ पीआईओ गेट्स होल्ड ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन उसको रिसीव हो रही है, then his or her time will start and it is 30 days from the date of receipt of the request। उसमें क्या करते हैं 30 डेज के अंदर अंदर? इन्होंने आगे कॉमा लगा के स्टार्ट करी है लाइन। क्या पीआईओ कहते हैं कि पीआईओ कैन आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी। वो ये देखेगा प्रॉपर फी के साथ आई हुई है आपकी आरटीआई, तो ही और शी कैन प्रोवाइड यू विद इंफॉर्मेशन जो आपने मांगी है, और लिखा हुआ है और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन 8 एंड 9। वो आपकी जरूरी नहीं है आपने आरटीआई लगाया तो जवाब आ ही जाएगा। दे कैन ऑल्सो रिजेक्ट का ग्राउंड है एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन नहीं लीक की जा सकती। हम पढ़ेंगे जैसे आपकी आर्म्ड फोर्सेस है हमारी, ठीक है, पुलिस है, इनको आप एग्जेम्प्टेड क्लॉज में रखते हो। अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, so they are out of the ambit of RTI Act। तो अगर आपने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांग ली है तो बट ऑब्वियसली इट विल बी रिजेक्टेड। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है इंफॉर्मेशन देनी है विद इन 30 डेज ऑन द रिसीट, जब भी आपको आता है वो RTI, एंड उसमें या तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आप रिजेक्ट कर रहे हैं बीइंग पीआईओ। और रिजेक्ट कर रहे हैं तो 8 और 9 जो सेक्शन आगे आने वाले अपकमिंग, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फर्दर पैराग्राफ चेंज करके बोल रहे हैं सब सेक्शन 1 में ही, प्रोवाइडेड दैट वेयर इंफॉर्मेशन सॉट, जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है फॉर कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिक्वेस्ट। तो 30 दिन का टाइम नॉर्मल है, लेकिन अगर आरटीआई जो लगाई है किसी भी सज्जन ने, इंसान ने, it concerns or it is in context to a someone's life and liberty, किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को लेके अगर वो आरटीआई का क्वेश्चन पुट हुआ है, देन पीआईओ के पास 30 डेज का टाइम नहीं होता। इफ द मैटर ऑफ आरटीआई रिलेट्स टू द और कंसर्न्स टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन, देन द टाइम इज ओनली 48 आवर्स ऑफ द रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट। जब आपको आरटीआई मिलती है जिसमें किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है, दैट इज बेसिकली आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बीइंग पीआईओ मात्र 48 घंटे दे रहा है आरटीआई एक्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, सिंस किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को क्वेश्चन मार्क लग के उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। क्लियर? सब सर, लाइफ एंड लिबर्टी में किस तरीके की आरटीआई लगती है, क्या होता है सर बेसिकली इसके अंदर? लाइफ एंड लिबर्टी में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इलीगल डिटेंशन। सपोज इफ सावधान इंडिया देखते हो विवेक? यस सर। तो आपको लगे कि आपके सामने कोई कार्यालय है जिसमें आपको लगता है कि बंधक बना रखा है किसी ने, आपको दिखता है कोई आदमी, परछाई दिखती है, तो आपने आरटीआई में ये पूछा है कि सीधा ये लगा दिया, सपोज मेरे आगे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का ऑफिस है कि पब्लिक अथॉरिटी सो एंड सो, इट सीम्स दैट दे आर होल्डिंग समवन इलीगली, काइंडली रिवर्ट बैक, तो आरटीआई लगाई जाएगी। या आरटीआई का सिंपल एग्जांपल और दे दूं आपको, तो बिजली डिपार्टमेंट से कि नेकेड वायर्स या लाइव वायर्स छोड़ रखी है उन्होंने, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ डेथ। अगर कोई बच्चा उसको पकड़ ले, कोई एनिमल उसके टच में आ जाए, या कोई बड़ा इंसान, एजुकेटेड इंसान भी अननोइंगली उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो उस पर्पस से अगर आप आरटीआई लगा रहे हैं, दैट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जिससे किसी की लाइफ एंड लिबर्टी इन कनेक्शन आ जाती है,
क्योंकि किडनैपिंग का भी वो जो फर्स्ट एग्जांपल था मेरा, उस पर तो किडनैपिंग के भी चार्जेस लग जाएंगे फिर। तो आरटीआई के अगर सिंपल सेंस में मैं बोलूं, सर्टेन पब्लिक अथॉरिटीज दैट आर डीलिंग विद थिंग्स दैट if not taken properly, if not acted upon properly, can lead to someone's death, or it can infringe the article 21, that is your right to life and liberty. तो उस वे में अगर कोई आरटीआई आई है तो उसका 48 आवर्स के अंदर अंदर जवाब देना मैंडेटरी है, एक्ट के अंदर स्पेशली लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? यस सर। खुद से भी आप you all are grown up enough, तो खुद से भी थोड़ा सा एग्जांपल क्रिएट करके देख सकते हो। जरूरी नहीं जो मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ वो बिल्कुल है। तो सिंस आपने पूछा तो मेरे को एकदम से जो याद आया मैंने आपको उस वे में, आप भी कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल एग्जांपल इसके कंटेक्स्ट में बना सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे कि कई बार जो सीआईए स्टाफ होता है वो किसी को भी ले जाता, अपनी कस्टडी में ले लेता है, और ये नहीं वो मेंशन होता कि उन्होंने कहाँ रखा है या बंदे को डिटेन उन्होंने किया है या नहीं, तो क्या हम उसके रिगार्डिंग भी लगा सकते हैं? उसका जवाब नहीं आएगा। ये तो एग्जेम्प्टेड होगा ना? हाँ, ये सेक्शन 8 के अंदर और डिस्क्लोजर ऑफ उसका नहीं आएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हुई, आप सीबीआई हुई, इनकी आप इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते। इवन आप गवर्नमेंट पे ये भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का दिया तो मैंने आपने उनके ऊपर लगाया कि व्हाट आर योर फ्यूचर पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज भी नहीं डिस्कस करते। मतलब डिस्कस आपस में करते हैं, आरटीआई में आपको आंसर नहीं देंगे कि हमारी फर्दर पॉलिसी है। क्लियर हुआ? यस सर, बट उसमें लिखा तो हुआ था कि आप पॉलिसी के बारे में भी पता कर सकते हो, जैसे कि उसमें मेंशन था ना कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हो। अब ये नहीं पता कि वो नहीं वो एग्जम्प्टेड में हुआ था, वो हमने ऑब्लिगेशन वाले में पढ़ा था सेक्शन 4 में। यूर राइट, उन्होंने कहा था पब्लिश करना होता है आपको, तो पब्लिश वो पार्ट करते हैं जो इन जनरल होता है, विच इज नॉट हार्मफुल टू द एजेंसी, दैट इज अगर कोई पॉलिसी मेकिंग एजेंसी है या अथॉरिटी है तो ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी तो पुलिस भी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, पुलिस भी सर्टेन थिंग्स को पब्लिश करती है। 100 नंबर डायल करें, विमेन हेल्पलाइन ये है, पब्लिकेशन वो भी कर रही है ताकि आपको उनसे इन्फॉर्मेशन ना लेनी पड़े ज्यादा। नहीं तो आप क्या थाने जाके पता करोगे ना कि हमको विमेन हेल्पलाइन नंबर दो, तो वो भी एडवर्टाइज कर रहे हैं। पॉलिसीज जो कि हार्मफुल नहीं है टू दैट पब्लिक अथॉरिटी वो तो पब्लिश वो खुद से कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी बना दी है एक्ट ने कि आपको ये चीजें बतानी है। जो उन्होंने बता दी उसके अपार्ट अगर आप पुलिस से कुछ मांग रहे हो या पॉलिसी मेकिंग एजेंसी से कुछ मांग रहे हो या इंटेलिजेंस एजेंसी से, सीबीआई होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो एग्जेम्प्टेड क्लॉजेज हैं। क्लियर हुआ? वो जो आप पॉलिसी का पूछ रहे हो वो सेक्शन 4 में ऑब्लिगेशन है कि खुद ब खुद से बताना, उसको तो आरटीआई लगानी नहीं किसी को। वो इसलिए ही है सेक्शन ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, हमने देखा है आखिर में लिखा उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और प्रीति का भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया था कल, उसको डिसमेंटेड करना है। डिसमेंटेड मतलब उसको फ्रेगमेंट करना है, जिसके साथ वो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फ्रेगमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रखा है कि 2021 का रजिस्टर, 2020 का रजिस्टर, 19 का है हमारा डेटा। उन्होंने कहा फ्रेगमेंटेशन का मतलब या डिसमेंटेशन का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप उसको नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हो, न्यूज़पेपर में भी दे रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे भी डाल रहे हो, तो वो उस वे में भी फ्रेगमेंटेशन है, वो डिवीजन है। चलो जी, सर उस लैंग्वेज में मतलब अवेलेबल कराना जो कि लोकल लैंग्वेज है, समझ आ सकेगा, आपने अवेलेबल करा दिया, तो वो उस तरह से डिवीजन है, फ्रेगमेंटेशन है। नाउ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7, आई थिंक 1 आपको क्लियर हो गया कि आरटीआई जैसे ही प्रॉपर जगह पे आ जाती है। वाई प्रॉपर? क्योंकि अगर आपने गलत एड्रेस पे लगाई है या कोई और भी इन्वॉल्व है उसमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो 5 दिन का टाइम मिलता है जहां आपने आरटीआई भेजी होती है उस पीआईओ को, टू मार्क इट एंड टू ट्रांसफर इट टू द अदर पब्लिक अथॉरिटी। और सर पहले आरटीआई एपीआई को देनी होगी या पीआईओ को देनी होगी, या दोनों में से किसी को भी दो? डिपेंड्स आप कहाँ किस डिपार्टमेंट से पूछ रहे हो, किस अथॉरिटी से पूछ रहे हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पर दोनों लिख दिए ना। सब सेक्शन 2 भी लिखा हुआ है, 1 and 2 जो है आपका, दैट इज योर पोस्ट ऑफ योर पीआईओ एपीआईओस, सेंटर में पीआईओ एपीआई एंड स्टेट में पीआईओ एंड डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल पे एपीआईओस।
ठीक है, तो वो डिपेंड जो पब्लिक अथॉरिटी है, मैं जिससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर वो स्टेट लेवल पे तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसका आंसर देगा। ओके सर। सो सब सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पोजल का। दैट इज इफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये आपकी बात से ही रिलेटेड है। देखो सीपीआईओ या एसपीआईओ जो है, as the case may be, fails to give the decision on the request of the information within specified period is 30 days in normal circumstance, and in case किसी की life and personal liberty का क्वेश्चन है then 48 hours। अगर पीआईओ ऑफ सेंटर एंड स्टेट उस दायरे में उस समय में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे आपको, the central public information officer and the state PIO, as the case may be, shall deemed to be have refused the request। तो वेरी डाइसी सेक्शन के अगर आपको 30 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं आया, दैट मींस सीपीआईओ ने सेंटर के जो है एनएसपीआईओ स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने माना जाएगा उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है। As the case may be, shall deemed to have refused the request। अगर आपको प्रिस्क्राइब टाइम में 30 डेज है जो कि नहीं मिलता आंसर, तो दैट मींस सीपीआईओ एनएसपीआईओ जो है उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया गया है, ऐसा माना जाएगा। दैट इज सबसेक्शन 2। नाउ सबसेक्शन 3। हाँ जी, ये जो आपने अभी बताया कि हमें 48 आवर्स में मतलब वो मैंडेटरी होगा उनको किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का अगर सवाल है तो रिप्लाई करना, बट ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं ये तो अभी आपने बताया कि एग्जेम्प्टेड है, तो फिर ये इस तरह की आरटीआई हम कौन से डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं जहाँ पर इंसान की लाइफ और लिबर्टी का सवाल आए? नहीं, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपने सुना नहीं शायद, मैंने बिजली विभाग का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका दिया था। नहीं वो तो सुना था सर, मतलब अगर उसके अलावा जैसे मान लो कि अगर कोई सिविल में ही कोई डिपार्टमेंट मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन मतलब एजेंसी नहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे नहीं लगती आरटीआई, किसी भी इन्वेस्टिगेशन। किसी हॉस्पिटल पे भी लग सकती है, जैसे मान लो किसी अगर वो हॉस्पिटल जो है वो जो हमने पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन देखी थी उसके एम्बिट में आता है। दैट मींस अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, और सब्सटेंशियली कंट्रोल्ड मतलब उसकी फंडिंग जो है इन दोनों गवर्नमेंट में से कोई ना कोई कर रहा है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी है तो आप मांग सकते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स बोलते हैं वो तो सीधे सीधे आगे। देन इफ एनी ऑफ दी हॉस्पिटल जिसको कहीं से भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट हेल्प या एड फाइनेंशियली या कंट्रोल, इवन कंट्रोल वर्ड यूज करा था, वो कर पा रही है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। और पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन इसलिए ही क्लियर है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जैसे मेरे से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनसे भी ले सकते हैं, तो ये क्लियर आरटीआई तभी क्लियर होगा। मैंने उस टाइम पे डेफिनेशन कराते हुए भी समझाया था कि आरटीआई सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी ही लगेगी और कहीं आरटीआई आप नहीं लगा सकते। सर तो आपको पीजीआई वगैरह है, अभी मान लो पीजीआई जो है, पीजीआई इज पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट का है। सर मैं आगे क्वेश्चन दूसरा था कि अगर वहाँ पे अभी कोई पेशेंट एडमिट है, मान लो उसको कोरोना ही हो रखा है, उसकी डेथ हो गई, तो क्या हम आरटीआई में उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको कौन कौन सी ड्रग्स दी गई थी ट्रीटमेंट के लिए? बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है और वो बताएंगे। आप कह रहे हो कि 48 आवर्स में उनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, लेकिन हमें जो कस्टडी में रखेगा जो कि लिबर्टी से रिलेटेड है वो तो पुलिस ही रखेगी, तो फिर उनसे तो हम पूछ ही नहीं सकते। तो फिर पुलिस से नहीं पूछ सकते, तो फिर सर आरटीआई के तो कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस में आरटीआई लगता ही नहीं। नीलम का सवाल दूसरा है, नीलम ने पहले पूछा हॉस्पिटल आते कि नहीं, तो मैंने बताया जो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में हॉस्पिटल है वो आएंगे, और पीजीआई जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किसी पर्सन की जो लिबर्टी है उसको इंफ्रिंज कर रहा है तो वो तो पुलिस ही करेगी ना, नॉर्मल पर्सन करेगा तो अरे नहीं यार, आप समझ नहीं पा रहे आशीष। लाइफ एंड लिबर्टी जरूरी थोड़ी है पुलिस करेगी। इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला मर गया इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। मैं कहता हूँ कि जिंदा इंसान है, और कोरोना की बात नहीं करते क्योंकि इट इज अ ग्लोबल पेंडेमिक और टोटल मतलब जिसको कहते हैं ना केओस सिचुएशन होती है हॉस्पिटल्स के अंदर इस टाइम पे। अगर आप गए हो, विजिट करे हो, सो जरूरी नहीं पुलिस के अकॉर्डिंग ही लाइफ एंड लिबर्टी रिलेट होगी। आप
एडमिट करा रहे हो किसी अपने सज्जन को या किसी पेशेंट को, आपको लगता है डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, ही विल डाई, ही और शी विल डाई, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी नाउ। ठीक है, आपने बिल पूरा पे कर दिया है, पेशेंट को रिलीज नहीं कर रहे, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लिबर्टी। आप बिल की कॉपी दिखाओ, ये एक सेकंड जो मनीष को पूछना चाहते हो सर, ये जो हॉस्पिटल वाला सिनेरियो नीलम जी ने पूछा है, उसमें तो प्रिस्क्रिप्शन वो खुद ही देते हैं कि हम ये दवाइयां दे रहे हैं, तो उसमें आरटीआई की जरूरत ही नहीं होती। एक एग्जांपल मैंने इसलिए मनीष अभी कहाँ पर प्रमोशन देते हैं, अगर वहाँ पे उनके पास मेरा ब्रदर जो है, मेरा जो कजन है ना सर, अभी कोरोना से अफेक्टेड था, तो मैं खुद ही डॉक्टर के पास गया था। मैंने बोला जी आपने क्या क्या मेडिसिन दिया, जरा मुझे वो अपना जो है जो डेली आप जो चार्ट बनाते हैं जिसमें अभी लिखते हैं ये दवाई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप इनकी स्नैप ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। देते हैं मनीष है, अगर निगम की बात नहीं दी तो आप इसको आरटीआई और आप लोगों आरटीआई तो जो ध्यान देने की ना आपने ध्यान दिया है सेक्शन 2। हाँ जी हाँ जी, अगर आपका जवाब नहीं आया तो दैट मींस आपकी रिक्वेस्ट बीइंग रिफ्यूज्ड, आपकी कैंसिल या कर दी है उन्होंने जी। इस पे किसी ने नहीं सोचा कि सर ये तो बड़ा ही भाई देसी भाषा में। सर एक बात तो है सर कि आरटीआई जब भी हम लगाते हैं तो जो अथॉरिटी का जिसको जवाब देना है, अभी भी वो मानसिक रूप से इतने प्रिपेयर तो है नहीं, वो तो ये सोचते हैं कि ये तो मतलब कोई विघ्न डाल रहे हैं हमारे किसी काम, इसी दृष्टि से देखते हैं आरटीआई को। बिल्कुल ऐसे ही देखा जाता है, हरास करने के लिए लगाई गई है, चाहे कितनी भी जेन्युइन आरटीआई जी। ठीक है, जेन्युइन भी बहुत सारी लगती है, बड़े बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, और अगर आप सर्च करोगे तो मर्डर्स तक भी हुए हैं। हाँ जी, मनीष जी काइंडली स्विच ऑफ योर माइक। 2% का माइक ऑन होता है तो फिर इकोइंग हो रही है। सभी के माइक ऑन होंगे तो इको होगी। इनफैक्ट अगर सभी कैमरा भी ऑन करके बैठेंगे हम तो ये क्रैश होने लग जाती है ऐप, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। चलो एनी विच वेज, हाँ नीलम क्लियर हुआ अब आपको? हाँ, एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछो। अगर ईडी कहीं पे रेड लगाती है और वहाँ से उन्होंने कुछ भी रिकवर किया, मान लो नीरव मुक्ति के वहाँ पे रेड लगी थी, आप तो क्या हम सकते हैं उनसे? अच्छा, ये अभी एग्जाम्पटेड में आएगी। सर एक क्वेश्चन है, हम किसी भी पब्लिक ऑफिसर पे क्या हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके ऊपर कभी करप्शन चार्जेस लगे हैं या नहीं लगे हैं? ये आप ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक इसका आंसर मिलता है, क्योंकि ये ना ये वो कह सकते हैं दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन व्हिच नो वन नीड्स टू नो वाली बात हो जाती है। पर सर एक ये है ना कि वो तो नहीं, इसका जवाब नहीं आता नॉर्मली। पूछ सकते हो आप, पूछ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हो आरटीआई में, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 7 का ये सबसेक्शन 2 लग जाएगा, आपको जवाब अगर पब्लिक ऑफिसर है तो सर उसकी तो डिटेल शायद मिल जानी चाहिए। नहीं मिलती है, लेकिन आप या तो फिर पूरा बताओ कि so and so person is engaged with me in some litigation, so hence I want to know were there any corruption charges on that person prior to this, तो शायद आपको आंसर आए कि भैया आप अपने लिए हेल्प मांग रहे हो, आप जानना चाहते हो कि यह इंसान की फितरत ऐसी ही थी क्या, जो मेरे साथ करप्शन हुआ है उसने पहले भी कभी किया है क्या। लेकिन अगर आप सीधा सा कि कोई करप्शन चार्जेस करके पूछोगे तो शायद से आपको आंसर ना दिया जाए, क्योंकि भाई उन्होंने देना नहीं चाहिए। नहीं, बहुत बार आते भी हैं, बहुत बार हमारे आरटीआई के जवाब आते भी हैं। सर जो आरटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है, सर जो आरटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो तो यही है ना कि जो काम जैसे हमने किसको चुन के वहां बिठाया है तो वो काम प्रॉपर रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही जानने का, इसको जानने की जो पारदर्शिता है वही तो। चलो मैं आप लोगों का फन जो है ना वो आज डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। मनीष, ये जो आपने सवाल उठाया ना, मनीष, ये वॉइस एक बार माइक
कर लो ताकि सबको क्लियरली समझे। द पर्पस ऑफ दिस होल एक्ट इज नाउ डिफीटेड बिकॉज ना तो हम आदमी अपॉइंट करते पीआईओ, ना हम सीपीआईओ अपॉइंट करते, ना गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज दे दी है अब। एंड गवर्नमेंट में भी जो कमीशंस बन रहे हैं ना, पहले ये था कि जो कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे उनकी डेजिग्नेशन के थ्रू ये नीचे कंट्रोल रहता था सारा सिनेरियो। अब ये कह दिया कमीशंस आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब एक बॉडी इस आरटीआई एक्ट की पूरी हियरार्की कंट्रोल्ड अंडर द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाएगा? तो इसकी एसेंस थी ना जो एक्ट की, वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दी गई है जो अमेंडमेंट आई थी उसने। अब ये एक्ट ऐसा हो गया, सपोज आप मान लो अपनी लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है जो आप अब तक पढ़ रहे होगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वन ऑफ द सिस्टम, वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है समेत सुप्रीम कोर्ट के। इनडायरेक्टली तो होता है, हम सब न्यूज देखते हैं कि भाई इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बट डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगी, जजेस को जो है डायरेक्ट कंट्रोल करेगी अब गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कितने ऑर्डर्स आया करेंगे कोर्ट्स में? आई थिंक 10%। तो एक तरीके से आरटीआई तो बड़ा मतलब कहते हैं डाउटफुल वाला हो गया कि रिप्लाई आएगा भी नहीं आएगा, ये चीज पूछेंगे तो पता नहीं क्या रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बड़ा अब ये और आगे चल के इन्होंने अमेंडमेंट डाल के ना इस एक्ट को बिल्कुल ही यूजलेस कर दिया है, खत्म सा कर दिया इस एक्ट को। जितना अच्छा ये स्टार्टिंग में था उतना अब नहीं रहा। हाँ, लेकिन स्टिल इतना यूजफुल जरूर है। किसने पूछा था? विवेक जी, आपने पूछा था अभी। यस सर। इतना यूजफुल जरूर है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप इजीली गेन नहीं कर पाते कई बार, वो आपको मिल जाती है। सपोज इफ आप कॉलेज में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जानना चाहो, बैंक है कोई गवर्नमेंट का, उससे कुछ जानना चाहो कि क्या प्रोसेस था उनका, कैसे करप्ट उन्होंने मेरे साथ ये क्या करा, क्या ऐसे करा, कोई और डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम जो नहीं अटेन करते थे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इतना ही फर्क पड़ा है सर। बट ये गवर्नमेंट अथॉरिटी का अपना खुद का ऑफिस है ना, वहाँ पे लगाते हैं और उनकी किसी मतलब कोई ओपन फाइल है तो ना तो ये कभी उस पे रिप्लाई देते हैं और ना किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर देते। आपने आरटीआई लगाई है नीलम उन पे? जी सर, लगाई है। नहीं आया जवाब? सर कभी नहीं आता। इवन मैंने अभी रिसेंटली एक आरटीआई लगाई थी, मैंने मेरे फोन पे एक नंबर डायल किया, मतलब ये जस्ट देखने के लिए कि ये आरटीआई मतलब आंसर करेंगे या नहीं। मैंने वो ट्राई पे लगाई, नहीं वो मैंने सबसे पहले पुलिस अथॉरिटी पे लगाई हरियाणा की, जो अपने आईजी बैठते हैं ना चंडीगढ़ यहाँ पे, इन्होंने उस आरटीआई को ट्राई, टेलीकॉम डायरेक्टरी, टेलीकॉम एंड वो टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट थे ना इनके 5-6, उन सबको फॉरवर्ड कर दी एक के बाद एक कि हमारे पास नहीं है वहां से मिलेगा, हमारे पास नहीं है वहां से मिलेगा, और वो है ना 6 महकमों से घूम के आ गई और वो जवाब सेम था। इवन मैंने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ सब पे लगा के देख रखी है और हमेशा वो एग्जेम्प्टेड वाला क्लोज लिख के और भेज देती। तो आप जो लगा रहे हो ना वो तो बेसिकली लगाई, जितने भी आपने नाम लिए ना सीआरपीएफ, बीएसएफ, अगर मैं पढ़ूं एग्जेम्प्टेड सेक्शन 8-7 को रोक के, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, तो वहां से तो जवाब आना ही नहीं है। सर जो नीलम ने इसमें लगाई है ट्राई वाले में, वो तो नहीं है एग्जेम्प्टेड में? ट्राई जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो मैं वो कहना चाहता हूँ अगर उससे आपको नहीं मिला आंसर तो क्या आपने अपील भी लगाई फिर उसके आगे? जी सर, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में मैंने भेजा और उनका भी सेम आया कि मतलब हम लोग ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इवन वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरी ही थी, मैं खुद अपना ही पूछ रही थी, लेकिन स्टिल उन्होंने नहीं भेजी। अच्छा, मान लो मैं मेरे नंबर से आपका रिप्लाई आया, बट रिप्लाई में उन्होंने ये आया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। चलो ये उनको नहीं पता होगा, शायद आप अपने बारे में ही पूछ रहे हो सकता है फैक्ट। कमीशन में भी लगा सकते थे, जो सेकंड एपिलेट अथॉरिटी बनती है ना आपकी, वहां पर भी लगा सकते थे आप। और इनके अगर आप बट वो फिर टाइम वेस्टेज वाला ही सिस्टम था कि अगर इन्हें जवाब देना होता ना सर, लिटरली बताओ आरटीआई का ये है कि अगर जवाब आना होता है ना तो सिंपल आरटीआई में आ जाता है, अदरवाइज आप फर्स्ट या सेकंड एपेलाइट तक पहुंच जाओ, नहीं देते। तो अगर कोई भी चीज अपने को चाहिए तो उसके पीछे पड़ना पड़ता है। अब आपको आरटीआई की क्लास लगानी है तो आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो या उठ भी जाते होगे, लेकिन एफर्ट करते हो ना, फोन उठाओगे अपना चार्जिंग पे, क्लास लेने आ रहे हो, तो अगर आपको आंसर चाहिए तो उसके पीछे पड़े रहना पड़ेगा, तब जाके शायद, मैं ये नहीं कह रहा आपको मिल जाएगा आंसर, शायद आपका आरटीआई का जवाब ठीक आ जाए।
एक सर मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगाई थी, जैसे मान लो आप रेवेन्यू को अपनी डिटेल्स देनी होती है। हाँ दी थी सर मैंने कंप्लीट। जैसे मान लो आप हो, आपकी सैलरी है 1,20,000 रुपए और लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है मतलब बहुत ही अनाप शनाप, जिसकी मतलब अगर गवर्नमेंट एसेट में भी वैल्यू देखी जाए ना तो वो भी करोड़ों पार कर रही है। तो मैंने यही आरटीआई लगाई थी कि भाई इसका जो ब्लैक व्हाइट मनी के अकॉर्डिंग अगर इसका जो हम देखें ना टर्नओवर तो ये बनता है, लेकिन जो प्रॉपर इवन मैंने प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्ट मेंशन कर दी कि फलाना मकान नंबर, फलाना मरला, खेत नंबर, खेवट नंबर, सब कि तो ये क्या है। लिखना चाह रहे थे उसके बारे में, उन प्लॉट और खेत की क्या? इतनी प्रॉपर्टी इसने मैनेज कैसे करी? आपको क्या पता वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है या वो बेनामी प्रॉपर्टी है? सर मैंने डिटेल्स निकलवा के ही आरटीआई लगाई थी, तहसीलदार के से निकलवाई पहले सारा। तो सारी प्रॉपर्टीज